देखिए मैकेनिकल एनर्जी के बारे में क्या लिखा हुआ है कि किसी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है, किसी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है उसको बोलते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो एक इक्वेशन लिखी हुई है यहाँ पे, के आई प्लस यू आई इज इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ। ये के आई और यू आई क्या है? के आई है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, किसी आप पार्टिकल के मोशन को स्टडी कर रहे हो, ठीक है, तो आपने देखा कि मोशन स्टार्ट करने से पहले कितनी काइनेटिक एनर्जी और कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी पार्टिकल में, आपने नोट डाउन कर लिया। फिर आपने देखा पूरा मोशन किया पार्टिकल ने, चाहे सर्कुलर मोशन किया, चाहे है ना वर्टिकल मतलब स्ट्रेट मोशन किया, किसी भी तरह का कोई भी मोशन हो सकता है। तो उस मोशन करने के बाद आपने देखा कितनी फाइनल काइनेटिक एनर्जी बची है पार्टिकल में और कितनी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बची है। तो के एफ और यू एफ है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, के एफ है आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो बेसिकली ये इक्वेशन ये कहती है कि व्हेनेवर कोई कंजर्वेटिव फोर्स है ना पार्टिकल पे एक्ट कर रही हो, किसी मोशन को करा रही हो कंजर्वेटिव फोर्स, तो उस केस में जो मैकेनिकल एनर्जी का चेंज होता है वो इक्वल होता है। यानी मोशन करने से पहले जितनी टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी, तो यानी इनिशियल टोटल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल होगी किसके? फाइनल टोटल मैकेनिकल एनर्जी की। मोशन खत्म करने के बाद जितनी मैकेनिकल एनर्जी आपके पास बची है, ठीक है। अगर आप जैसे कंजर्वेटिव फोर्स है, ग्रेविटी है, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स है, इस तरह के जो फोर्स है इनके इन्फ्लुएंस में अगर आप कोई मोशन परफॉर्म करते हो, कोई किसी भी तरह का मोशन करते हो, तो आपकी जो इनिशियल टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी वो फाइनल टोटल मैकेनिकल एनर्जी के बराबर आएगी। यानी कि जितनी एनर्जी से आपने स्टार्ट किया था, एंड में मोशन खत्म करते टाइम भी आपके पास उतनी एनर्जी होगी। एनर्जी आपकी किसी भी फॉर्म में लॉस नहीं होती। कब? जब कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट करती हैं। और ज्यादातर इंटरनल फोर्सेस एक पार्टिकल के कंजर्वेटिव फोर्सेस की तरह से एक्ट करते हैं। हाँ, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी, दैट इफ द इंटरनल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव एंड द एक्सटर्नल फोर्सेस डू नॉट वर्क एंड ऑन अ पार्टिकल एंड द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कंजर्व, दैट बेसिकली इनिशियल total mechanical energy is equal to final total mechanical energy is called the principle of conservation of energy। ये जो इक्वेशन है इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन समझ में आ रहा है आपको? कंजर्वेशन मतलब बचाना, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी बच रही है, किसी भी फॉर्म में लॉस नहीं हो रही। जितनी इनिशियली थी मोशन शुरू करने से पहले, मोशन खत्म करने के बाद भी उतनी ही है। क्यों है? क्योंकि जिस फोर्स की वजह से मोशन हुआ है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। ये प्रॉपर रीजन है मैकेनिकल एनर्जी के पीछे। ये 4-5 पॉइंट से आप देख सकते हो। लास्ट पॉइंट में देखो, वो ये कह रहे हैं कि इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्स इज एक्टिंग बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के एफ माइनस के आई। के एफ माइनस के आई क्या है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अगर किसी पार्टिकल में सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रही है, तो उस केस में वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती थी? दैट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द टोटल वर्क डन। तो उसको यूज करके इन्होंने ये क्वेश्चन लिखी है, के एफ माइनस के आई इज इक्वल टू वर्क डन। और वर्क डन क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट डी आर। इंटीग्रेट किया हुआ इनिशियल पॉइंट आई से फाइनल पोजीशन एफ तक, ठीक है। आगे चलते हैं। ये वही डेरिवेशन मैंने दिखाई हुई कैसे आई है। अब बात करते हैं पावर के बारे में। ज्वाइन किया क्या मालिनी ने? नहीं किया। अब बात करते हैं पावर के बारे में। व्हाट इज पावर? देखो डेफिनेशन पढ़ो। द डेफिनेशन सेज द एवरेज अमाउंट ऑफ वर्क डन। द एवरेज अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन एनर्जी कन्वर्टेड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। इससे आपको क्या समझ में आया? कि किसी ऑब्जेक्ट के वर्क डन करने की एफिशिएंसी को हम पावर बोलते हैं। कितना पर यूनिट टाइम में कितना वर्क डन कोई कोई ऑब्जेक्ट या कोई मशीन कर पा रही है, पावर हम उस इस कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन करते हैं। किसी भी आप पर्सन की कह लो, मशीन की कह लो, कि वो पर यूनिट टाइम में कितना वर्क डन कर पा रहा है, तो उसी को डेफिनेशन में लिखा है कि एवरेज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन अ पर्टिकुलर पर यूनिट टाइम। कि पर यूनिट टाइम में, जैसे कि हर 1 सेकंड में, हर 2 सेकंड में, या हर 10 सेकंड में एक एथलीट है वो कितनी रनिंग कर लेता है, कितना डिस्टेंस रन कर लेता है, उसकी उसमें बोलेंगे इतनी। ये उस वर्क डन करने की एबिलिटी या एफिशिएंसी
इज पावर, कितने अच्छे से और कितना ज्यादा आप वर्क डन, कितना बेटर आप वर्क डन परफॉर्म कर पाते हो इन अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम. दैट इज सिंपली योर हाउ मच पावर यू आर, how much power you have और how much power you are converting using, कुछ भी बोल सकते हो. ठीक है. तो सिंपली पावर और एवरेज पावर इज व्हाट, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन. आपने कुछ स्पेसिफिक गिवन टाइम इंटरवल में कितना वर्क डन करा, दैट इज योर एवरेज पावर. सिमिलरली इंस्टेंटेनियस पावर कितनी होती है? एवरेज पावर को देखो कि डेफिनेशन उन्होंने ब्रेक करके लिखी हुई है. एवरेज पावर क्या है? वर्क डन अपॉन टाइम टेकन. ठीक है. वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. तो फोर्स डॉट एस अपॉन डेल्टा टी. अब एस अपॉन डेल्टा टी क्या होता है? डीएक्स बाई डी टी क्या होता था? वी. डीएक्स बाई डी टी याद है काइनेमेटिक्स, डीएक्स बाई डी टी डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में डिफरेंशिएशन. ठीक है. तो एस यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, अपॉन में टाइम है. इन दोनों का डीएक्स बाई डी टी होता था वेलोसिटी, तो वो चेंज होके एफ डॉट भी वहां से आया. तो एवरेज पावर आपसे कोई पूछ ले तो सिंपली टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन. कोई आपसे इंस्टेंटेनियस पावर पूछ ले तो द फोर्स एंड वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट आप कर दोगे, आपको इंस्टेंटेनियस पावर मिल जाएगी. क्वेश्चन में आपको कुछ फोर्स दी हुई होगी और कुछ वेलोसिटी दी गई होगी, जिसके साथ में या जिस वेलोसिटी से पार्टिकल वर्क डन कर रहा होगा उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे. मल्टीप्लाई कैसे? डॉट प्रोडक्ट वाला. ठीक है. एफ वी कॉस थीटा. तो आपको इंस्टेंटेनियस पावर मिल जाएगी. ऐसा यूनिट की अगर आप बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो दो ऐसा यूनिट मैंने लिखी हुई है पावर की. एक बहुत कॉमनली यूज्ड है, आपने सुनी होगी वॉट, WATT. वॉट पावर की बहुत कॉमन ऐसा यूनिट होती है. दूसरी होती है हॉर्स पावर. ठीक है. एंड 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 735 वॉट. ठीक है. एंड कभी कभी क्वेश्चन में 745 भी आपको दिया रहता है, तो आपको ये याद रखना है मेनली एक हॉर्स पावर 735 वॉट के बराबर होती है. अगर इफ गिवन हो कि 745 लेना है तो आप 745 लेंगे, लेकिन वो गिवन होगा क्वेश्चन में. तो दोनों ऐसा यूनिट याद रखेंगे, पावर की बेसिक डेफिनेशन याद रखेंगे, फॉर्मूला याद रखेंगे, इंस्टेंटेनियस एवरेज पावर के बीच में डिफरेंस याद रखेंगे. ठीक है. आगे चलूं? नो सर, नो सर. किस बात पे नो कह रहे हो बेटा? क्लियर है या नहीं है मैकेनिकल एनर्जी और पावर के बारे में जो पढ़ा अभी? यस सर. हैंड रेज भी कर रहे हो? जस्ट अ सेकेंड. यस, मेरे को आपके मैसेज आ रहे हैं. यस सर, यस सर. आपने 2 बार भेजा, फिर आपने ये भेजा है. 554 तक मैसेज आ रहे हैं. ये क्वेश्चन है एक, मैं आपके लिए क्या करता हूँ. चलो आप क्वेश्चन पढ़ लो अभी बस. थोड़ा सा सॉल्यूशन भी सामने ही है, बट आई गेस उसके बिना भी आप कर पाओगे. ट्राई नॉट टू लुक एट द सॉल्यूशन जो हमने किया हुआ है, आप बस क्वेश्चन पढ़ो. ठीक है. क्वेश्चन पढ़ के कहीं लिख लो अपने पास. क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर देता हूँ, बल्कि आपको समझ आएगा. एक चाइल्ड है, झूला झूल रहा है, स्विंग वाला झूला होता है ना पार्क में, तो वो झूला झूल रहा है. तो उसकी एक मिनिमम हाइट होती है ग्राउंड से, तो वो मिनिमम हाइट जो है झूले की 0.75 है. और वो बच्चा जब झूल रहा है तो वो उसे कितने कितने तक ले जा पा रहा है? मैक्सिमम 2 मीटर ऊपर तक वो ले जा पा रहा है ग्राउंड से. झूले की मिनिमम हाइट जब कोई नहीं झूल रहा तो ग्राउंड से 0.75 मीटर्स नॉर्मल हाइट है उसकी. जब एक चाइल्ड उसमें बैठ के झूल रहा है तो वो 2 मीटर्स हाइट तक टोटल ले जा पा रहा है. तो जब वो ये 2 मीटर्स हाइट पे ले जाएगा
तो मैक्सिमम स्पीड आपको बतानी है कि क्या मैक्सिमम स्पीड वो रखेगा जब वो इस तरह का स्विंगिंग मोशन परफॉर्म कर रहा होगा। टेक अ मिनट्स टाइम। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन क्लियर है? तो बेसिकली चलो मैं साथ साथ एक्सप्लेन करता हुआ चलता हूँ। आपको मैक्सिमम स्पीड निकालने के लिए इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में ना देखना होगा कि क्या एनर्जी डिफरेंस है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एक क्वेश्चन है, क्योंकि जब चाइल्ड बैठा है और स्विंग कर रहा है झूले पे, झूल रहा है झूला, तो आप देखो कि जो टेंशन होगी वो अलोंग द स्ट्रिंग लग रही होगी, जिस स्ट्रिंग से झूला टंगा हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हो डायग्राम में टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग लग रही है। और डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है जो है बच्चे का, वो अलोंग अ सेमी सर्कुलर पाथ आप कह सकते हो, एक तरह से सेमी सर्कुलर पाथ हो रहा है। तो टेंशन और डिस्प्लेसमेंट जो चाइल्ड का हो रहा है, उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो इस केस में टेंशन के द्वारा जो वर्क डन होगा कैसा हो जाएगा? जीरो। मैंने लिखा हुआ है वर्क डन बाय टेंशन ऑन चाइल्ड इज जीरो, क्योंकि जिस डायरेक्शन में टेंशन एक्ट करिए दैट इज अलोंग द स्ट्रिंग, और जो डिस्प्लेसमेंट चाइल्ड की हो रही है दैट इज अलोंग दी टेंजेंशियल पाथ, जो मतलब जिस पाथ पे स्विंग कर रहा है झूला, उसको टेंजेंशियल बोल सकते हो आप। तो आप देखो दोनों के बीच में जो एंगल है 90 डिग्री का, इसलिए वर्क डन बाय टेंशन तो जीरो हो गया। ठीक है, फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट है ना, डॉट प्रोडक्ट से जीरो हो गया। अब कौन सी ऐसी फोर्स है, अगर टेंशन वर्क डन नहीं कर रही तो कौन सी फोर्स है जो वर्क डन कर रही है और रिस्पॉन्सिबल है स्विंग के मोशन के लिए? वो आप देखोगे कि चाइल्ड जो है उसका वेट mg जो नीचे की तरफ लग रहा है, दैट इज द ओनली फोर्स नाउ विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द यू कैन से डिस्प्लेसमेंट और स्विंगिंग ऑफ द चाइल्ड। अब देखो, हमें पता है कि जो है mg वेट जो होता है बच्चे का, दैट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट m है ना, इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो आई नो दैट इन कंजर्वेटिव फोर्स द वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज कंजर्व्ड। तो मैं मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो वर्क डन हो रहा है, अब जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रही है उसमें mg इन्वॉल्व है, वेट ऑफ द चाइल्ड। क्योंकि वेट ऑफ द चाइल्ड इज अ टाइप ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, तो मैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ कि इनिशियल पॉइंट 0.75 मीटर्स और फाइनल पॉइंट 2 मीटर्स, ये जो दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं जिसके बीच में बच्चा स्विंग कर रहा है, इन दोनों पॉइंट्स पर जो है एनर्जी बराबर होगी, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा है। तो मैंने वही किया, जब पार्टिकल कह रहा हूँ, जब चाइल्ड 0.75 मीटर्स पे, यानी वो जस्ट झूले पे बैठा है, अभी उसने स्विंग करना स्टार्ट नहीं किया, जस्ट बैठा हुआ है, तब देखो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसके पास, सिर्फ कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, किसी तरह का मोशन नहीं हो रहा, कोई वेलोसिटी नहीं है, तो कोई काइनेटिक एनर्जी भी नहीं होगी। तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो कितनी होगी? mgh, यानी mg इंटू 0.75। और जब ये चाइल्ड अब मोशन करेगा 0.75 से 2 मीटर तक जाएगा, तो जब 2 मीटर तक पहुंच रहा होगा, मैक्सिमम हाइट तक पहुंच रहा होगा, तब तक तो उसके पास वेलोसिटी होगी कुछ ना कुछ। भाई बिना वेलोसिटी के थोड़ी चला जाएगा मैक्सिमम हाइट पे। मैक्सिमम हाइट तक जाने में उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, लेकिन जैसे ही मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, 2 मीटर से पहुंचेगा, पार्टिकल कह रहा हूँ, चाइल्ड स्टेशनरी हो जाएगा कुछ मोमेंट्स के लिए। ठीक है, और उसके बाद फिर वापस फॉल बैक करेगा। तो जितने मोमेंट के लिए वो स्टेशनरी था, यानी जितने मोमेंट के लिए वो मैक्सिमम हाइट 2 मीटर पर रुका हुआ था, उतनी देर उस पर कोई काइनेटिक एनर्जी अगेन काम नहीं कर रही थी, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी काम कर रही थी। और इस टाइम कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी? mgh, यानी mg इंटू 2 मीटर्स। और बीच के दौरान उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे उसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, एंड ड्यूरिंग द मोशन उसके पास काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है। तो आप देखो सेकेंड हाफ में यहां एज पर एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, ये देखो एज पर ईसीएल हमने लिखा चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v इज इक्वल टू, सॉरी ये डेल्टा v नहीं डेल्टा u है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन
नेगेटिव ऑफ द चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, नेगेटिव ऑफ द चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी मैं बहुत बार करा चुका हूँ, और अभी पीछे मैकेनिकल एनर्जी की डेरिवेशन में भी यही चीज करी थी हमने। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है, 2 मीटर से 0.75 मीटर्स पे आए, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। तो 2 माइनस 0.75 हाइट में जो डिफरेंस आया उसको mg से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। अब काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया, आपको ये पता है कि लोअर मोस्ट पॉइंट पे स्विंग पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है क्योंकि वेलोसिटी जीरो है, ठीक है। और सेम यही चीज हाइयर टॉप मोस्ट पॉइंट पे भी है। तो ऐसे केस में जो वेलोसिटी है वो है कहां, ड्यूरिंग द मोशन। तो आप उस वेलोसिटी को जनरलाइज्ड v मान लो, ये जीरो है लोअर मोस्ट पॉइंट पर, यहाँ टॉप मोस्ट पॉइंट पे भी वेलोसिटी जीरो है, ठीक है। जो भी वेलोसिटी है स्विंग की यहां और यहां तो नहीं है, इस बीच में ही है। इस जब स्विंग या तो यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, तब कुछ वेलोसिटी पोजेस कर रहा होगा, हमने उसको जनरलाइज करके v मान लिया कि हाफ एम वी स्क्वायर। इसके अलोंग ये चेंज काइनेटिक एनर्जी है, इसके बाद इससे जो वेलोसिटी निकल के आएगी दैट विल बी आवर आंसर। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी, यू कैन कैलकुलेट। अच्छा 5, हाँ ठीक है, आंसर भी आ गया आपका। तो आई गेस द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। अगर आप चलते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन की तरफ, चलें। क्लियर है ना दीपिका, एक यस और नो लिख देते जल्दी से तो मैं चैट में देख भी लेता। चलो वर्टिकल सर्कुलर मोशन स्टार्ट करते हैं, फिर आपको क्लियर है तो। वर्टिकल सर्कुलर मोशन नाम से समझ में आ रहा होगा कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है, नॉट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन में जो है पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो अब इसके कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले आप डेफिनेशन रीड कर लो, व्हाट इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन इन विच द बॉडी ट्रेवल्स इन अ वर्टिकल प्लेन, ठीक है। इन दिस केस वी आर डिस्कसिंग हियर द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट different points is an example of नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब देखो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में वो ये बता रहे हैं कि अलग अलग पॉइंट्स पे पार्टिकल की अलग अलग वेलोसिटी होती है, इसीलिए ये एक नॉन यूनिफॉर्म टाइप का सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपको पता है कि हर एक पॉइंट पर सेम वेलोसिटी से ट्रैवल करता है, लेकिन क्योंकि ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, नॉट हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, तो ये कोई जरूरी नहीं कि इसकी वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे सेम रहे, और रहती भी नहीं है, चेंज होती है, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वेलोसिटी होती है। हमें वही पता लगाना है कि किस पॉइंट पे कितनी होगी, ठीक है। और साथ साथ हमें ये पता भी चलेगा कि इट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, सो मूविंग अहेड, अब देखो इन्होंने काफी कुछ बता रखा है यहाँ पे। कंसीडर अ बॉल ऑफ मास एम, ठीक है, ये जो बॉल है नीचे, इसको आप एम मास की कंसीडर कर लो। मैं इरेजर लाऊं यहाँ से। ठीक है, दिस बॉल is of mass m, it is joined or it is let's say hanged with a string, एक स्ट्रिंग से, एक धागे से ये लटकी हुई है बॉल, जिसकी लेंथ l है। तो इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, l, जिससे लटकी हुई है, ठीक है। और अब ये बॉल जो है इस स्ट्रिंग की मदद से ये पूरा सर्कुलर वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगी, ये जो बनाया हुआ है,
ठीक है, तो ये इस तरह का वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगी। तो आपको कैलकुलेट करना है टेंशन कितनी होगी स्ट्रिंग में, ठीक है, किस पॉइंट पे क्या वेलोसिटी होगी, कैसे कैसे क्या होगा, इसे कैलकुलेट करते हैं। अब सर्कुलर मोशन के बारे में सोचना, और ये पूरा आपको तभी समझ में आएगा सर्कुलर मोशन को ध्यान में रखते और डायग्राम को ऑब्जर्व करते हुए चलना। सबसे पहले तो एक बात बताओ आप कि अगर मैं ये जो ए पॉइंट है जहां पर अभी प्रेजेंटली बॉल है, अगर मैं इसको बहुत थोड़ी सी वेलोसिटी दूंगा तो ये ऑसिलेटरी मोशन करेगी, टू एंड फ्रो मोशन मोशन करेगी, या फिर ये पूरा सर्कल सर्कल कंप्लीट कर लेगी? क्या लगता है आपको? अगर मैं ए पॉइंट पे इसको जस्ट हल्का सा हिलाऊं, जस्ट हल्की सी वेलोसिटी दूं, ठीक है, तो ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेगी या फिर ये टू एंड फ्रो मोशन करेगी? क्विकली टेल मी। यस सर, नहीं मोशन बताना है आपको। क्या लगता है आपको लोअर मोस्ट पॉइंट पे? ये ना, ये देखो, ये लोअर मोस्ट पॉइंट ए पॉइंट, ये ऐसे वी ए वेलोसिटी दी मैंने, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि ये वेलोसिटी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, इट्स अ स्लाइट वेलोसिटी, कम वेलोसिटी दी है मैंने। तो आपको क्या लगता है कि ये बॉल पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेगी स्लाइट वेलोसिटी से, या फिर ये टू एंड फ्रो मोशन करेगी, कुछ देर जाएगी फिर वापस आएगी, फिर कुछ दूर जाएगी फिर वापस आएगी, जैसे एक पेंडुलम का मोशन होता है बेसिकली, कुछ दूर जाना वापस आना, तो एक पेंडुलम टाइप मोशन करेगी, या प्रॉपर एक सर्कल कंप्लीट कर लेगी हल्की सी वेलोसिटी मिलने से भी? व्हाट डू यू फील? पूरा सर्कल नहीं करेगी, एग्जैक्टली पूरा सर्कल नहीं करेगी, इट विल परफॉर्म टू एंड फ्रो मोशन, क्योंकि वेलोसिटी बहुत हल्की है इसीलिए टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करेगी। चलो ये बात तो क्लियर हो गई आपको, ठीक है। अब हमें मेनली कैलकुलेट क्या करना है कि हमें कितनी टेंशन कितनी वेलोसिटी चाहिए होती है किस पॉइंट पे, ताकि जो है ये बॉल मिनिमम जस्ट मिनिमम वेलोसिटी के साथ सर्कुलर मोशन पूरा करे, बहुत फास्ट वेलोसिटी से नहीं, एकदम मिनिमम वेलोसिटी से पूरा कर ले, तो वो मिनिमम कंडीशन हमें निकालनी होती है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। तो उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? अरे ये बंद ही हो गया, स्क्रीन दिख रही है ना आपको? देखो एक बार, स्क्रीन दिख रही है ना? विजिबल, गुड। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करनी है टेंशन अलग अलग पॉइंट पे। तो हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने कैलकुलेट करी है टेंशन एक पॉइंट पी पे। वो कौन सा पॉइंट है मैं आपको दिखा देता हूँ। दिख गया पी पॉइंट कहाँ पे है बेटा? इस फिगर में ये रहा, इस पी पॉइंट पे मैंने, इस पी पॉइंट पे, ओ सॉरी, इस पी पॉइंट पे जो है टेंशन कैलकुलेट कर ली। कैसे कैलकुलेट होगी देख के बता पा रहे हो आप? टेंशन माइनस एमजी कॉस थीटा। देखो एमजी कॉस थीटा जो फोर्स है वो टेंशन की एकदम रेडियली अपोजिट है। टेंशन कैसे लग रही है? रेडियली इनवर्ड्स। टेंशन लग रही है रेडियली इनवर्ड्स, एमजी कॉस थीटा लग रहा है रेडियली आउटवर्ड्स। ठीक है, तो टेंशन माइनस एमजी कॉस थीटा जो भी क्वांटिटी होगी वो क्या प्रोवाइड कर रही होगी? नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है। तो अगर एमजी कॉस थीटा नहीं लग रही होती, सपोज अपोज नहीं कर रही होती, तो टेंशन की जो वैल्यू होती वही सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू होती। लेकिन क्योंकि टेंशन को एमजी कॉस थीटा अपोज कर रहा है, तो टेंशन माइनस एमजी कॉस थीटा इज इक्वल टू एमवी स्क्वायर बाई एल। एमवी स्क्वायर बाई आर पढ़ा था ना, हर जगह यहाँ पे एल हो जाएगा। लेंथ कितनी है, मतलब रेडियस के सर्कल का कितना है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के बराबर, तो एमवी स्क्वायर बाई एल हो जाएगा। तो टी माइनस एमजी कॉस थीटा इज इक्वल टू एमवी स्क्वायर बाई एल। ठीक है, ये एट पॉइंट पी के लिए, ये एट पॉइंट पी के लिए। ठीक है, एमजी कॉस थीटा को आप यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, एमजी कॉस थीटा को आप यहाँ ट्रांसफर कर देंगे अगर, तो आप देख सकते हैं क्या बन जाएगा, टी इज इक्वल टू एमजी कॉस थीटा प्लस एमवी स्क्वायर बाई एल। ये तो पॉइंट पी के लिए बन रही है टेंशन की इक्वेशन। टेंशन की इक्वेशन पी पॉइंट पे कैसे निकालेंगे समझ में आ गया आपको?
mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई l। ठीक है, अब यहां से आप ये सोचिए कि लोअर क्वाड्रेंट में, नीचे 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 वाला क्वाड्रेंट है, इसमें पहले टेंशन जीरो हो जाएगी या वेलोसिटी जीरो हो जाएगी? पहले क्या जीरो होगा? इस इक्वेशन को देख के आपको समझ में आनी चाहिए चीज। 1 मिनट का टाइम लो, इक्वेशन ध्यान से देखो और मुझे बताओ क्या लगता है लोअर क्वाड्रेंट में क्या चीज पहले जीरो हो जाएगी, वेलोसिटी या टेंशन? आप इक्वेशन को ध्यान से देखो तो आप ये समझ पाओगे कि सर लोअर क्वाड्रेंट में ना पहले वेलोसिटी जीरो हो जाएगी पार्टिकल की, क्योंकि टेंशन जो है सर वो है mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई एल। तो अगर ये वेलोसिटी जीरो हो भी गई सर, तो कुछ mg cos थीटा रहेगा जो टेंशन के बराबर होगा। तो टेंशन से पहले लोअर क्वाड्रेंट में वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ठीक है, मैं कहा वेरी गुड, आपने सही बात समझी है। आपको कैलकुलेट करनी है टेंशन। हम्म, अच्छा ये तो, ये सब मैं करा चुका मलिनी को इतना। ओके कूल। अब हम टेंशन एट पॉइंट क्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। पॉइंट क्यू कौन सा है सर? दिखा रहे हैं अभी, वही दिखा रहे हैं। ये इधर का है। ये था आपका क्वाड्रेंट। ठीक है, ये था आपका पॉइंट ए, ये पॉइंट ए, यहां से आप चले थे। ये पॉइंट आपका पी है, ये पॉइंट आपका बी है, ये पॉइंट आपका सी है, ये पॉइंट आपका डी है और ये पॉइंट आपका क्यू है। ठीक है, तो पहले आप चले यहां से, आप पहुंचे यहाँ पे। अब आप यहाँ से चलते 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 बॉल पहुंच गई क्यू पॉइंट पे। तो अगर आप क्यू पॉइंट पे डायग्राम देखेंगे, अगर आप क्यू पॉइंट पे डायग्राम देखेंगे तो जो वेट होगा ना, वेट वो ऐसे एक्ट कर रहा होगा डाउनवर्ड्स। mg ऐसे एक्ट कर रहा होगा ये बॉल, और ये डाउनवर्ड्स mg एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, ये एक सर्टेन एंगल मान लो, लेट्स से दिस एंगल इज फाइव, दिस एंगल इज फाइव। ठीक है, ये एंगल में थीटा माना था, ये एंगल हमने थीटा माना था ना पूरा। और अब बॉल यहाँ तो है नहीं, अब बॉल यहाँ पे है, तो ये पूरा एंगल थीटा होगा। दिस होल एंगल विल बी थीटा। डायग्राम समझ में आ रहा है या नहीं मुझे पता नहीं। ठीक है, ये पॉइंट क्यू जहां पे अभी बॉल है, ये सेंटर ऑफ द सर्कल। ये पॉइंट पी जहां पे बॉल थी, जहां से चली गई। ठीक है, इसको मैं ऐसे डिवाइड करूं अगर, ये एम जी, तो बेटा ये एंगल फाइ है और ये पूरा एंगल थीटा है। ठीक है, बस मैं यही समझाना चाह रहा था आपको। अच्छा, इस केस में भी अब देखो टेंशन कैसे लग रही होगी। भले ही ये क्यू यहाँ पे है बॉल, लेकिन टेंशन अभी भी रेडियली इनवर्ट्स ही लग रही होगी। बॉल पे टेंशन कैसे लग रही होगी? रेडियली इनवर्ट्स। एमजी कैसे लग रहा है अभी बताया मैंने? एमजी लग रहा है डाउनवर्ड्स, एमजी लग रहा है डाउनवर्ड्स, टेंशन लग रही है रेडियली इनवर्ट्स। और डिस्प्लेसमेंट कैसे हम चाह रहे हैं हो जाए? पार्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट हम चाह रहे हैं कि परपेंडिकुलर टू या टेंशन टू दी सेंट्रीपिटल फोर्स हो। टेंशन के सेंट्रीपिटल ही तो चाह रहे हैं, सॉरी परपेंडिकुलर तो चाह रहे हैं, टेंशन के परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट हो, तभी सर्कल कंप्लीट कर पाएगी, नहीं तो नहीं कर पाएगी, गिर जाएगी। बॉल गिर जाएगी, सर्कुलर पाथ छोड़ देगी। अच्छा, तो यहां से आपको ये समझ में आया कि सर क्यू पॉइंट पे यहाँ पे टेंशन भी अंदर की तरफ एक्ट कर रही है, और ये जो कंपोनेंट है सर, इरेज करके दिखाना पड़ेगा इसको, ऐसे नहीं आएगा समझ में। टेंशन भी अंदर एक्ट कर रही है सर इस पॉइंट पे, एम जी यहाँ था, और ये एंगल आपने बोला फाइ है, तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा अलोंग द टेंशन वेट का, ये होगा सर एम जी कॉस फाइ। बिल्कुल सही। तो सर क्यू पॉइंट पे, एट पॉइंट क्यू, टेंशन की वैल्यू होगी सर, टेंशन की वैल्यू होगी टेंशन प्लस एम जी कॉस फाइ इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई एल। ठीक है, जो हमने लिखी हुई है टेंशन प्लस एम जी कॉस फाइ। अब देखो फर्क कितना है, पहले
अब मुझे बताओ, क्यू पॉइंट पे देख के बताओ क्या लगता है, पहले वेलोसिटी जीरो होगी या टेंशन? इक्वेशन को ध्यान से देखो, टेंशन और वेलोसिटी की, आपको क्या लगता है? टेंशन में हम कुछ पार्ट ऐड कर रहे हैं, एम जी कॉस फाइव, ठीक है, जो वेट का कुछ कंपोनेंट है, एम जी वेट जो है बॉल का, उस कुछ कंपोनेंट हम टेंशन में ऐड कर रहे हैं, तब जाके वो वेलोसिटी के बराबर हो रहा है। ठीक है, तो इस केस में टेंशन पहले जीरो हो जाएगी। नीचे वाले केस में वेलोसिटी पहले जीरो हो रही थी, लोअर क्वाड्रेंट में वेलोसिटी पहले जीरो हो रही थी, लेकिन अपर क्वाड्रेंट में टेंशन पहले जीरो हो जाएगी। और टेंशन जीरो हो जाएगी तब भी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, एमजी कॉस थीटा के बराबर रहेगी कुछ ना कुछ वेलोसिटी। दीपिका, मेरी बातें समझ में आ रही है? यस सर तो बोल रहे हो आप। चलो, अगर समझ में आ रही है तो मैं आपके लिए समराइज कर देता हूँ। लोअर क्वाड्रेंट एल क्यू में टेंशन की जो वैल्यू है, दैट इज टी माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू, टाइप क्यों नहीं हो रहा, माइनस एम जी, हाँ हो रहा है, जस्ट अ मिनट। इन लोअर क्वाड्रेंट टेंशन की वैल्यू कितनी थी, टेंशन माइनस एम जी कॉस फाइव, सॉरी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई एल। ठीक है, एम जी कॉस फाइव प्लस एम वी स्क्वायर बाई एल। ठीक है, ये तो है लोअर क्वाड्रेंट में। इन अपर क्वाड्रेंट यू क्यू टेंशन प्लस एम जी कॉस फाइव इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई एल। ये सेकंड क्वाड्रेंट की इक्वेशन, ये अपर क्वाड्रेंट की है, लोअर क्वाड्रेंट की है, यानी यहां से मैं निकालूं तो टेंशन विल बी एम वी स्क्वायर बाई एल माइनस एम जी कॉस फाइव। दोनों केस में आपको क्या समझ में आना चाहिए कि फर्स्ट केस में सर वेलोसिटी जीरो हो भी गई ना, फर्स्ट केस में सर वेलोसिटी पहले जीरो हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी अगर जीरो हो भी गई तो भी टेंशन किसके बराबर होगी, एम जी कॉस फाइव के, और टेंशन जब तक स्ट्रिंग में है मतलब स्ट्रिंग खिंची रहेगी और पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता रहेगा। लोअर क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, लोअर क्वाड्रेंट ये वाले हैं, ये दोनों लोअर क्वाड्रेंट है। इन केस में सर टेंशन पहले जीरो नहीं होगी, पहले वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, और वेलोसिटी जैसी जीरो होगी टेंशन किसके बराबर हो जाएगी सर, एम जी कॉस फाइव के, यानी स्ट्रिंग में टेंशन रहेगी और पार्टिकल जो है सर्कुलर पाथ को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि स्ट्रिंग खिंची हुई है तो पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे ही रहेगा। वेयर एज अपर क्वाड्रेंट में आप देखेंगे सर, अपर क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, अपर क्वाड्रेंट में टेंशन पहले जीरो हो जा रही है, टेंशन पहले जीरो हो जाएगी इसमें। ठीक है, इसमें टेंशन पहले जीरो हो जाएगी, तभी भी वेलोसिटी किसके बराबर बचेगी, एम जी कॉस फाइव की, यानी वेलोसिटी ज्यादा है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इससे इससे आपको ये समझ में आना चाहिए कि सर्कुलर पाथ को लूज करने के चांसेस ज्यादा कहाँ पे है, बॉल कौन से क्वाड्रेंट में सर्कुलर पाथ को लूज कर देगी, इसके चांसेस कहाँ है, अपर क्वाड्रेंट में, क्योंकि टेंशन वहां पहले जीरो हो जा रही है। लोअर क्वाड्रेंट में तो टेंशन जीरो होगी नहीं, लोअर क्वाड्रेंट में पहले वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, उसके बाद टेंशन जाके कहीं जीरो होगी। ठीक है, तो इस केस में वो सर्कुलर पाथ तो छोड़ेगा नहीं, लेकिन जैसे अपर क्वाड्रेंट में पार्टिकल जाएगा सर्कुलर पाथ छोड़ के नीचे गिरने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि टेंशन पहले जीरो हो जाएगी और वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। तो हमको इस बात से ये समझ में आना चाहिए कि टेंशन की सबसे कम वैल्यू कहाँ पे है, कहाँ पे होगी टेंशन की सबसे कम वैल्यू, अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है, तो आपको ये चार पॉइंट से समझ में आना चाहिए कि टेंशन की सबसे कम वैल्यू इस सी पॉइंट पे होगी और ऑलमोस्ट जीरो के बराबर होगी। ऑलमोस्ट जीरो, नॉट जीरो बट ऑलमोस्ट जीरो, अप्रोचिंग जीरो, जीरो से बस थोड़ी सी ही ज्यादा होगी। अगर हमें सर्कल
कंप्लीट करना है विद मिनिमम वेलोसिटी, तो हमारी टेंशन जो है सी पॉइंट पे सबसे कम होगी, क्योंकि सी पॉइंट पर तो बॉल ऐसे है, तो जो सारा का सारा mg है वही टेंशन की जगह सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देगा, तो हमें टेंशन सबसे कम सी पॉइंट पे चाहिए, क्योंकि हमें सारी सेंट्रीपिटल फोर्स mg यानी जो बॉल का वेट है उससे मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर किसी तरह से हम ये मैनेज कर लें कि सर सी पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते हमारी टेंशन जीरो हो जाए, तो हम सर्कल कंप्लीट कर जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस हमको ये मैनेज करना है कि सी पॉइंट पे पहुंचते पहुंचते हमारी टेंशन जस्ट जीरो है, मतलब थोड़ी सी नॉन जीरो, जीरो से थोड़ी सी ज्यादा, ठीक है, जस्ट नॉन जीरो है, तो भी हम सर्कल कंप्लीट कर जाएंगे। तो ये तो डिफरेंस समझ में था आपको कि कौन से क्वाड्रेंट में जो है सर्कुलर पाथ छोड़ने के चांसेस ज्यादा है। अब टेंशन निकालनी आ गई पी पॉइंट और क्यू पॉइंट पे, ऐसे टेंशन तो आप कहीं भी निकाल लोगे। ठीक है, अब मैं चलता हूं इस कंडीशन की तरफ कि अगर आप सर्कल जस्ट कंप्लीट कर, दीपिका समझ में कितना आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या क्या चीज चल रही है, एक फ्लो बनाओ है, वो फ्लो कैसे है, क्या क्यों टेंशन क्यों वेलोसिटी को मैं कंपेयर करके देख रहा हूँ, लोअर क्वाड्रेंट अपर क्वाड्रेंट में क्या चीज ध्यान रखना है, समझ सब साथ साथ चल रहा है, कोई डाउट तो नहीं आ रहा, बताओ मुझे। अभी तक जितना करा कि टेंशन की वैल्यू जो हमने निकाली पी पॉइंट और क्यू पॉइंट पे, उससे हमने समझा क्या कि टेंशन की वैल्यू हम इसलिए निकाल रहे हैं जब तक स्ट्रिंग में टेंशन रहेगी, स्ट्रिंग खिंची हुई रहेगी और बॉल नीचे नहीं गिरेगी। ठीक है, जैसे ही स्ट्रिंग में टेंशन जीरो हुई तो स्ट्रिंग जो है स्लैक कर जाएगी और जो है बॉल सर्कुलर पाथ को छोड़ देगी। इसलिए हम देख रहे हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में टेंशन जीरो होने के चांसेस ज्यादा है। हमें पता चला अपर क्वाड्रेंट में, अपर क्वाड्रेंट में भी कहा जो सी पॉइंट बनाया हमने उस सी पॉइंट पे ज्यादा है टेंशन के जीरो होने के चांसेस, क्योंकि सारी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है जो टेंशन प्रोवाइड कर रही थी, अब वो कौन प्रोवाइड कराएगा, mg, बॉल का वेट। ठीक है, तो अगर हम टेंशन को सी पॉइंट पे जस्ट नॉन जीरो रखें तो भी हम सर्कुलर पाथ कैरी कह रहा हूँ कवर कर जाएंगे। चलो, अब हमें ना मिनिमम, मैं आपको स्टार्टिंग में बोलता है कि मिनिमम कंडीशन पढ़नी है। मिनिमम कंडीशन, मिनिमम कितनी टेंशन, मिनिमम कितनी वेलोसिटी हमने कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन करे, क्योंकि हमें सब कुछ मिनिमम पढ़ना है। तो हम बात करेंगे मिनिमम वेलोसिटी। ये मैंने साइड में क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी फॉर कंप्लीटिंग द सर्कल। ठीक है, अब हमें मिनिमम वेलोसिटी पता निकालनी है, तो हम वापस जाएंगे सी पॉइंट पे, क्योंकि मिनिमम वेलोसिटी के लिए हमें क्या पता है, मिनिमम वेलोसिटी कहाँ पे होगी, क्या लगता है आपको? ऑब्वियसली सी पॉइंट पे, जहाँ टेंशन की वैल्यू सबसे कम है। अगर हम वहां वेलोसिटी की वैल्यू पता कर लें, वहीं वेलोसिटी की वैल्यू भी जाहिर सी बात है वहीं मिनिमम होगी। ये सारी टेंशन की जगह सारी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, mg। ठीक है, टेंशन सी पॉइंट पे अभी जीरो है, मैंने समझाया कैसे, और वहां पे सारी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, mg। तो अगर मैं mg टू एम वी सी स्क्वायर बाई एल लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि वेट ऑफ द बॉल ही वो फोर्स है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है सी पॉइंट पे, तो मैंने एम जी टू एम वी सी स्क्वायर बाई एल लिख दिया। यहाँ से मेरे पास वी सी की वैल्यू निकल के आई रूट जी एल। ठीक है, यानी अगर मैं सी पॉइंट पे ये वी सी इज इक्वल टू रूट जी एल, वेलोसिटी एट सी, वी सी क्या है, वेलोसिटी एट पॉइंट सी, इज इक्वल टू रूट जी एल, ये वेलोसिटी में मेंटेन कर लेता हूँ तो मैं सर्कुलर पाथ पूरा कर जाऊंगा। सबसे ज्यादा चांस जो है ना वो सी पॉइंट के आसपास ही है कि स्ट्रिंग की टेंशन जीरो हो जाए और स्लिंग स्लैक करके गिर जाए, तो उस पॉइंट को बहुत ध्यान से स्टडी करते हैं कि जो सी पॉइंट है सर्कुलर मोशन का, वहां पर जब पार्टिकल पहुंचेगा तो टेंशन पहली बात तो जस्ट नॉन जीरो होनी चाहिए। ठीक है, और मिनिमम कितनी होनी चाहिए, रूट जीएल, अंडर रूट जीएल मिनिमम होनी चाहिए, ताकि पार्टिकल सर्कुलर मोशन कवर कर जाए। और ये हमने कैसे निकाला, ये साथ में डेरिवेशन आपने आपके लिखी हुई है। तो जस्ट कंप्लीट करने के लिए, सर्कल जस्ट कंप्लीट करने के लिए इससे ज्यादा दोगे, अगर सी पॉइंट पर रूट जीएल या रूट जीएल से ज्यादा वेलोसिटी है तो पार्टिकल सर्कल कवर करेगा ही करेगा, लेकिन अगर रूट जीएल से कम है तो सर्कुलर पाथ कवर नहीं कर पाएगा, स्लैक करके नीचे गिर जाएगी आपकी स्ट्रिंग। ठीक है, बीच में सर्कुलर पाथ छोड़ देगी। आई होप आपको ये समझ आया होगा, अंडर रूट वी सी अंडर रूट जीएल कैसे आया। अब इसी का यूज करेंगे हम अब हमने तो ये सी पॉइंट पे निकाली मिनिमम वेलोसिटी, लेकिन क्वेश्चन क्या था कि जब पार्टिकल लोअर मोस्ट पॉइंट पे हो, जो ए पॉइंट पे हो, नीचे हो, सबसे नीचे हो, तो कितनी वेलोसिटी दे कि पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन ना करे बल्कि पूरा सर्कल कंप्लीट कर ले। क्वेश्चन तो ये था हमारा कि ए पॉइंट पे हम कितनी मिनिमम वेलोसिटी दें कि पार्टिकल जो है टू एंड फ्रो ना करे और जाके सीधा ही पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट करे, कंडीशन जस्ट जस्ट कंप्लीट करे, मिनिमम कंडीशन ए पॉइंट पे निकाली थी हमें वेलोसिटी। अब हम क्या करेंगे इस केस में, वी विल यूज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो भी आप पढ़ के आई हो मैकेनिकल एनर्जी, दीपिका
कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम यूज करेंगे ये निकालने के लिए कि ए पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी हो। सी पॉइंट पे तो हमें पता चल गया रूट जी है, ठीक है। अब इसको यूज करके हम ए पॉइंट पे निकालेंगे मिनिमम वेलोसिटी। चलो तो निकालते हैं। टाइम बताते रहना मुझे, एक सेकेंड। अभी तो है टाइम थोड़ा सा, इटरेशन तो हम फिनिश कर ही सकते हैं आराम से। सर्कल ना प्रॉपर नहीं बन पा रहा। चलो कुछ तो बना। ये पॉइंट सी, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट डी, ठीक है। अब आप मुझे बस ये बताना कि ए पॉइंट जो था, जहां से बॉल ने चलना स्टार्ट किया था, तो ए पॉइंट पे जो है पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी पार्टिकल की, यू एट ए, जीरो, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कितनी थी ए पॉइंट पे, हाफ एम ए स्क्वायर, हाफ एम वी ए स्क्वायर, क्योंकि आप ए पॉइंट पे सिर्फ वेलोसिटी दे रहे हो, जिसकी वजह से पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी। अब जैसे जैसे पार्ट ये बॉल जो है जैसे जैसे कुछ हाइट एक्वायर करेगी, यहाँ आएगी, ठीक है, जैसे जैसे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कुछ ना कुछ हाइट एक्वायर करेगी, वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो अब सी पॉइंट पे जब है, एट पॉइंट सी है, एट पॉइंट सी बॉल यहाँ पे पहुंच गई, एट पॉइंट सी, एट सी अगर आप देखो तो पोटेंशियल एनर्जी एट सी यूसी कितनी होगी, एम जी इंटू टू एल। ये सिंगल लेंथ एल थी ना, तो कितनी ऊपर आ गई है अभी ग्राउंड से, ये अपने इनिशियल पॉइंट से टू एल, तो एम जी टू एल, ये तो होगी पोटेंशियल एनर्जी एट सी पॉइंट। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं एट सी, काइनेटिक एनर्जी एट सी कितनी होगी, हाफ एम वी सी स्क्वायर, और वी सी की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, अंडर रूट टू जी एल। तो के सी कितनी बेसिकली मैं लिख सकता हूँ, हाफ एम इंटू जी एल, ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी है एट सी है, और ये पोटेंशियल एनर्जी एट सी है। अगर इन दोनों को ऐड कर दूं तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट सी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट सी वो होगा एम जी टू एल प्लस हाफ एम जी एल, विच इज इक्वल टू हाफ एम वी ए स्क्वायर। ये क्या है, दिस इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट ए। और क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एम जी विच इज ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर ये सारा वर्क डन हो रहा है, टेंशन की तो कोई वर्क डन में कंट्रीब्यूशन नहीं, क्योंकि टेंशन डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो वो तो जीरो वर्क डन कर रही है। तो वर्क डन आखिर कर कौन रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। इसीलिए मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है, ए पॉइंट पे जितनी एनर्जी होगी उतनी ही सी पॉइंट पे भी होगी। अब इनको इक्वेट करोगे यहाँ से तो आप पाओगे कि वी ए की वैल्यू आ रही है आपकी कितनी, कितनी, सर आप ही करो कैलकुलेशन, मैं ही कर लेता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। वी ए की वैल्यू आपकी यहाँ से निकल के आएगी अंडर रूट फाइव जी, ठीक है बेटा। ये वो मिनिमम वेलोसिटी है जो आपको चाहिए जस्ट सर्कल कंप्लीट कराने के लिए एट पॉइंट ए। मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट, बॉटम मोस्ट पॉइंट कौन सा है, ए, एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट टू जस्ट कंप्लीट द सर्कल। अगर आप ए पॉइंट पे पार्टिकल को अंडर रूट फाइव जी एल की वेलोसिटी देते हैं तो वो सर्कल को जस्ट कंप्लीट करेगा, अंडर रूट फाइव जी एल या उससे ज्यादा, ठीक है। या तो अंडर रूट फाइव जी एल दे या उससे ज्यादा दे, उससे ज्यादा दोगे तो करेगा ही करेगा, लेकिन अंडर रूट फाइव जी एल भी दोगे तो जस्ट कंप्लीट कर जाएगा, गिरेगा नहीं बीच में, पूरा कंप्लीट करेगा अंडर रूट फाइव जी एल पे।
उससे कम दोगे तो सोचने वाली बात है फिर। ठीक है, तो अंडर रूट 5gl इज द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट टू जस्ट कंप्लीट द सर्कल। आया समझ कैसे किया ये हमने? ये कैलकुलेशन 6:22 पे क्लियर कह रहे हो, अभी बताओ ये कैसे निकाली मैंने मिनिमम वेलोसिटी एट पॉइंट ए। इसे क्रिटिकल वेलोसिटी भी बोलते हैं, आगे आगे बताऊंगा। पर इसका डेरिवेशन समझ में आया कैसे मैंने इक्वेशंस को इक्वेट करा? यस सर। चलो ये अच्छी बात है। इस तरह से हमने एक चीज निकाल ली। अच्छा, इसी तरह से आप सिमिलरली ना हर एक पॉइंट पे निकाल सकते हो बेटा। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको निकालनी है बी पॉइंट पे, तो बी पॉइंट पे कितनी होगी एनर्जी? बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बी पॉइंट पे एट बी? तो एट बी कितनी हाइट पे आया है पार्टिकल? एल हाइट पे आ गया है, तो एम जी एल ये तो होगी पोटेंशियल एनर्जी एट बी, प्लस हाफ एम वी बी स्क्वायर ये होगी काइनेटिक एनर्जी एट बी। इसको इक्वेट कर देना बेटा इससे। ठीक है, हाफ एम अंडर रूट 5gl से इक्वल्स टू हाफ एम 5gl। ठीक है, तो आपको यहां से वीबी की वैल्यू मिल जाएगी विच विल बी इक्वल टू रूट अंडर 3gl। ठीक है, अब कैलकुलेट करें ना आपको पता चल जाएगा। तो ये मिनिमम वेलोसिटी है जो हमें बी पॉइंट पे मेंटेन करनी है ताकि पार्टिकल सर्कुलर मोशन में आगे बढ़ता रहे और नीचे ना गिरे, वापस ना गिरे। तो ए पॉइंट पे अंडर रूट 5gl होनी चाहिए, बी पर पहुंचते पहुंचते अंडर रूट 3gl होनी चाहिए, सी पॉइंट पे पहुंचते पहुंचते वेलोसिटी जो है अंडर रूट gl होनी चाहिए। सिमिलरली डी पॉइंट पे आओगे तो फिर से अंडर रूट 3gl होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से पार्टिकल पूरा सर्कल कंप्लीट कर जाएगा। ठीक है, चलो आई गुड, आपको वेलोसिटीज तो क्लियर हो गई, टेंशन्स क्लियर हो गई। आगे कंटिन्यू करेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन को कल। आई होप सारे बच्चे ज्वाइन करें कल।